कविता अपनी पांचों नंदों, बड़ी ननद रूबी, छोटी काजल, तीसरी रीना, चौथी मीनू, पांचवी मानसी के साथ बड़ी ही खुशी से रहती थी, क्योंकि उसको अपनी नंदों से बहुत सुख था। उसकी दो ननद रूबी और कविता जॉब पर जाती थी, जो आए दिन उसके लिए महंगे और नई नई चीजें लाती थी, और उसकी बाकी तीन नंदे उसका घर के कामों में हाथ बटाया करती थी। अपनी कामकाजी नंदों के चलते मानो उसकी 5 उंगलियां घी में थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी उमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और सबको नाश्ता करते देखकर कहता है, क्या बात है, आज सभी लोग बड़ी जल्दी नाश्ता करने के लिए बैठ गए और मुझे बुलाया भी नहीं। कविता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आपको बुलाने के लिए गई थी, लेकिन आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। सोचा कहीं सर दर्द ना हो जाए। देखा, तुम्हारे ना जगाने की वजह से मैं नाश्ते में सबसे पीछे रह गया। अब जल्दी से नाश्ता दे दो, वरना सारा नाश्ता ये मेरी भूखी बहनें खा जाएंगी। क्या बोला भैया आपने? हम आपको इतना खाने वाली लगती है जो सारा नाश्ता अकेले ही खा लेंगे? दीदी, भैया की तो आदत ही है अपनी गलती दूसरों पर डालने की। हाँ भैया, हम खा लेंगे, क्योंकि शायद आपने वो कहावत नहीं सुनी कि जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। अच्छा जी, अब तू मुझे सिखाएगी कहावत। बेटा भूल मत, तुझे पढ़ना भी मैंने ही सिखाया है। लेकिन भाई, अब हम बड़े हो गए हैं, तो अब तो आप हमें चिढ़ाना छोड़ो कि हम ज्यादा खाना खाते हैं। लगता है जिस दिन हम शादी करके इस घर से जाएंगे, सबसे ज्यादा भाई ही खुश होंगे। क्या सही बात बोली दीदी, भाभी तो सिर्फ हमारी ही है। ओ 5 मूर्तियों, भूलो मत, तुम्हारी इस भाभी को लाने वाला तुम्हारा ये भाई ही है। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी ये भाभी भी नहीं आती। बड़ी आई भाभी भाभी करने वाली। भाई, यही एक काम तो आपने लाइफ में अच्छा किया है, क्यों बहनों? हाँ दीदी, सही कहा। अच्छा, बाकी सारे काम मैं गलत करता हूँ क्या? आप भी सुबह सुबह अपनी बहनों के पीछे पड़ गए। भूलिए मत, आप इनके बड़े भाई हैं, इसलिए नाश्ता करिए, वरना लेट हो जाएंगे ऑफिस के लिए। कविता के कहने पर उमेश भी सबके साथ बैठकर नाश्ता करता है और थोड़ी देर बाद सभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद कविता भी अपने घर के बाकी कामों में लग जाती है। तभी उसकी तीसरी ननद रीना उसके पास आकर कहती है, भाभी आप क्यों कर रही हैं घर के काम? मैं, मीनू, मानसी है ना, हम सारा काम कर लेंगे। आप वैसे भी सबसे पहले उठती हैं, नाश्ता बनाती हैं, दीदी का और भैया का लंच पैक करती हैं। आप भी तो थक जाती होंगी। नहीं नहीं, अब मैं तुम लोगों से सारे काम करवाऊंगी तो अच्छा लगेगा क्या? आखिर में तुम लोग मेरी ननद हो। भाभी ननद है तो क्या हुआ, आप भी तो हमारी भाभी होकर माँ का फर्ज निभा रही हो, तो हम क्या इतना भी नहीं कर सकते? सच में मेरी जैसी किस्मत तो किसी की नहीं होगी। अपनी 5 नंदों की वजह से मेरी ऐश है। ठीक है, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कोई काम होगा तो बताना। हाँ ठीक है भाभी। अपनी तीनों नंदों को घर के काम में लगा देखकर कविता अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती है। कुछ समय बाद शाम को उसकी आँख खुलती है और वो जल्दी से नीचे जाकर देखती है तो उसकी तीनों नंदे मिलकर किचन में रात का खाना बना रही थी, जिन्हें देखकर वो उनके पास जाकर कहती है, तुम तीनों ने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतनी शाम हो गई है, रात के खाने के लिए लेट हो जाएगा। तुम्हारे भैया, रूबी, कविता सब ऑफिस से आते ही होंगे। अभी हमने सोचा आप थक गई होंगी, इसलिए इतनी देर तक सो रही हैं। कोई बात नहीं, अब तो हमें जो समझ में आया हमने बना लिया। सबके आने का टाइम हो रहा है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ, वरना अगर उमेश जी ने देख लिया तो उनको पता चल जाएगा कि घर का सारा काम मैं नहीं, मेरी कामकाजी नंदे करती हैं। क्या हुआ भाभी, आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं, कोई बात नहीं। अब तुम तीनों जाकर हॉल में आराम से बैठो, बहुत गर्मी हो रही है। बाकी का किचन का काम मैं देख लूंगी। कविता के कहने पर तीनों जाकर हॉल में बैठकर आराम से टीवी देखने लगती हैं। कुछ समय बाद कविता की दोनों नंदे रूबी और काजल ऑफिस से घर आती हैं और कविता को किचन में काम करते देखकर अपनी बहनों से कहती है, रीना, तुम लोग तो घर में रहती हो, भाभी का हाथ बटाने की जगह यहाँ टीवी देख रही हो। दीदी आप गलत समझ रही हैं। हम लोग तो बस अभी आकर ही बैठे हैं, वरना हम भाभी को कोई काम नहीं करने देते। हाँ दीदी, रीना दीदी सही कह रही है। मतलब हम गलत देख रहे हैं क्या? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। कविता की सारी नंदे आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी कविता वहाँ आती है और उसे देखकर सभी चुप हो जाती हैं। तभी कविता कहती है, क्या बात है, तुम लोग चुप क्यों हो गई मुझे देखकर? कोई बात है क्या? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है।
क्या आप भी हमेशा काम में लगी रहती हो? आकर इधर बैठिए, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। ऐसा क्या है? गिफ्ट आपके लिए। इतना कहकर दोनों अपने अपने बैग से एक एक साड़ी का बॉक्स निकाल कर उसे देती है, जिसे देखते ही कविता की आंखें खुली रह जाती है और वो अपने मन में सोचती है, सच में मेरी तो 5 कामकाजी नंदों ने कमाल ही कर रखा है। ना ही मुझे घर का काम करना पड़ता है और ना ही पैसे और गिफ्ट की टेंशन होती है। कविता खुश होकर अपने मन में ये सब सोच रही थी कि तभी उसका पति उमेश घर आकर सबसे कहता है, अरे सब एक साथ? अच्छा सुनो, एक खबर है मेरे पास जिसे सुनकर तुम और भी खुश हो जाओगी। अच्छा तो जल्दी बताइए। रीना और मीनू की शादी की बात जहाँ मैंने चला रखी थी, वहाँ से फोन आया था कि वो कल दोनों को देखने आ रहे हैं और अगर कल लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेंगे तो शादी भी जल्दी ही हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। अगर इनकी शादी हो गई तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। मैं रानी से नौकरानी बन जाऊंगी। क्या हुआ, तुम खो गई? खुश नहीं हो क्या तुम? नहीं, मेरा मतलब है ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है फिर आराम करो सब, कल बहुत काम है। अगले दिन सुबह कविता को जल्दी उठकर मेहमानों के लिए नाश्ते से लेकर घर की साफ सफाई तक सारा काम अकेले करना पड़ता है। तभी वो अपने मन में कहती है, कुछ भी हो जाए मैं इनकी शादी नहीं होने दूंगी, वरना जैसे आज मुझे घर का सारा काम करना पड़ रहा है वैसे ही रोज करना पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उमेश लड़के वालों को लेकर घर आता है। कुछ समय बाद कविता अपनी दोनों नंदों को लेकर उनके पास आती है। सभी लोग साथ बैठकर बातचीत करते हैं। कुछ समय बाद लड़के वाले जाने लगते हैं कि तभी कविता कह दी है, इनको देखकर तो लग रहा है कि ये लोग फोन करके हाँ ही करने वाले हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं इनको बाहर तक छोड़कर आती हूँ। हाँ बिल्कुल जाओ ना। कविता इतना कहकर लड़के वालों के साथ बाहर जाती है और उन्हें रोककर उनसे कहती है, देखिए आप लोगों से मिलकर लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ। मेरी नंदे बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, उनका बहुत सारे लड़कों के साथ चक्कर है। अगर आपने अपने बेटे की शादी इनसे करी तो आपके बेटों की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। थैंक यू भाभी, आपने हमें पहले ही बता दिया, वरना हमारी तो लाइफ ही खराब हो जाती। आप तो उसकी भाभी हैं, आप थोड़ी ना गलत बोलेंगी। हम तो घर जाकर हाँ बोलने वाले थे, लेकिन अब नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत ही जल्दी समझ गए मेरी बात को और मेरी कामकाजी नंदों का भी काम हो गया। अब मुझे सुकून मिला। जी ठीक है, जाइए। कविता और लड़के वालों की सारी बातें दरवाजे पर खड़ा उसका पति और उसकी 5 नंदे सुन लेती हैं और लड़के वालों के जाने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, सभी लोगों को साथ खड़ा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी उमेश कहता है, अपनी ननंदों के लिए इतना जहर है तुम्हारे मन में कि तुमने बाहर वालों के सामने उनकी इस तरह से इंसल्ट करी। अरे ये लोग तुम्हें अपनी भाभी नहीं अपनी माँ मानती हैं, फिर तुमने ये सब क्यों किया? बताओ, या तो निकल जाओ इस घर से। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब अपने स्वार्थ में आकर किया, क्योंकि अगर मेरी 5 कामकाजी नंदों में से कोई भी चली गई तो मेरे आराम के दिन चले जाएंगे। मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। कविता के माफी मांगने पर सभी उसे माफ कर देते हैं और वो लड़के वालों को फोन करके सब कुछ सच बताती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों कामकाजी नंदों की शादी बड़ी ही खुशी और धूमधाम से करती है। विवेक अपने ऑफिस से निकल ही रहा होता है कि तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और विवेक खुद से बोलता है, अब ये बिना मौसम बरसात क्यों होने लगी, वो भी इतनी जोर से। खैर मुझे तो कार से जाना है, जल्दी करता हूँ वरना राधिका वेट करती रह जाएगी। इतना कहकर वो अपने बैग से सर को ढककर कार में बैठ जाता है और तभी उसके फोन पर राधिका का कॉल आता है और वो बोलता है, हाँ राधिका, बस कुछ देर और, मैं बस ऑफिस से निकल ही गया हूँ। नहीं विवेक, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया है कि आज मेरी मीटिंग बाहर थी तो मैं वहीं से घर आ गई हूँ, इसलिए तुम सीधा घर चले जाना। ओह अच्छा किया जो घर चली गई, वरना आज की बारिश देखकर लग रहा है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, लव यू। लव यू टू, और हाँ ध्यान से ड्राइव करना। इतना कहकर राधिका कॉल कट कर देती है और विवेक ड्राइव करने लगता है। धीरे धीरे बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलने लगती है और कुछ दूर जाकर एक बस स्टैंड के पास विवेक की कार का एक टायर पंचर हो जाता है और वो कार से उतरकर बस स्टैंड पर खड़ा हो जाता है, जहाँ कुछ और लोग बारिश से बचने के लिए खड़े होते हैं और उन सभी लोगों में एक अकेली रवीना नाम की लड़की खुद से बोलती है, प्लीज गॉड, थोड़ी देर के लिए बारिश रोक दो, बस एक बार मैं घर पहुंच जाऊं,
फिर जी भर के अपनी टंकी खाली कर लेना। हाँ भगवान, मेरी भी यही गुजारिश है, कृपया करके आप अपनी दृष्टि हम बालकों पर डालें जो इस मूसलाधार बारिश में घर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वैसे आप यहाँ कितनी देर से खड़ी हैं? जब से ये बारिश शुरू हुई है तब से ही, लेकिन लगता है कि ये बारिश तो रुकेगी ही नहीं। उसके इतना बोलते ही बारिश और तेज हो जाती है और हवाओं के कारण बारिश की बूंदों से झटके आने लगते हैं और सभी लोग भीग जाते हैं। कुछ देर बाद ओले पड़ने लगते हैं और जब कुछ ओले रवीना पर पड़ते हैं वो जोर से चिल्लाकर बोलती है, आई मम्मी, ओले हैं या पत्थर, कितने जोर से लग रहे हैं। जिसके बाद मौसम और खराब होने लगता है और रवीना बारिश में भीगने से कांपने लगती है। तभी विवेक उसके सामने आकर उसे अपने कोट से ढक देता है ताकि वो बारिश से बच सके। कुछ देर बाद जब बारिश धीमी हो जाती है वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन फिर से बारिश तेज हो जाती है और दोनों पास के ही एक होटल में चले जाते हैं जहाँ एक ही कमरा खाली था। दोनों रूम में जाते हैं और विवेक अपने कपड़े चेंज कर लेता है और रवीना को ऐसे कांपता हुआ देखकर उससे बोलता है, देखो इतनी ज्यादा बारिश की वजह से एक ही कमरा मिल पाया है, तुम भी जाकर चेंज कर लो, बहुत ज्यादा भीग गई हो, तबीयत खराब हो जाएगी। उसके इतना बोलने पर रवीना कांपती हुई वॉशरूम की तरफ जाने लगती है कि तभी जोरों की बिजली कड़कती है और रवीना डरकर विवेक के गले लग जाती है और विवेक भी उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और जब सुबह होती है तो विवेक देखता है कि रवीना एक कोने में बैठकर रो रही है और उसके पास जाकर वो बोलता है, मैं जानता हूँ जो भी कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर तुम ऐसे रो मत, क्योंकि जो भी कुछ हुआ उसमें गलती मेरी भी है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर वो उसे गले लगा लेता है और राधिका की शादी विवेक से तय हो जाती है और दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं। राधिका की लाइफ तो नॉर्मल चल रही थी, लेकिन इस हादसे के बाद विवेक की जिंदगी कुछ उलझ सी गई थी और फिर कुछ ही दिनों में उसकी शादी राधिका से हो जाती है। और जब वो पहली रात अपने कमरे में जाता है तो वो चुपचाप सा रहता है और उसे ऐसे देखकर राधिका बोलती है, क्या हुआ विवेक, मुझसे ज्यादा शादी की खुशी तो तुम्हें थी, लेकिन शादी के बाद तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी दिख नहीं रही। ऐसा तो कुछ नहीं है, वो बस शादी की भागदौड़ में थक गया हूँ। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। क्या मैं इसे रवीना के बारे में बता दूं? नहीं नहीं, शादी की पहली रात को ही अपनी सौतन के होने की बात सुनकर इस पर क्या बीतेगी। नहीं, मैं इसे नहीं बता सकता। नहीं राधिका, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। इतना कहकर वो सोफे पर ही सो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और विवेक रवीना से मिलता रहता है। ऐसे ही एक दिन रवीना विवेक से बातें करते करते अचानक बेहोश हो जाती है। विवेक उसे लेकर क्लिनिक जाता है जहां उसे पता चलता है कि रवीना प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विवेक पहले तो थोड़ा सा टेंशन में आता है और उसे ऐसा देखकर रवीना उससे बोलती है, विवेक, मेरी वजह से तुम पहले ही परेशान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस बच्चे का बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं डालूंगी। मैं इसे लेकर तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, तुम अपनी जिंदगी आराम से जीना। ये कैसी बात कर रही हो तुम रवीना, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? इतना बोलकर वो मंदिर जाकर उससे शादी कर लेता है और उसे एक नए घर में ले जाता है। जिसके बाद वो बोलता है, आज से तुम यहीं रहोगी और अपना बहुत ख्याल रखोगी, समझी? क्योंकि अब तुम अकेली नहीं, मेरी निशानी भी तुम्हारे पास है। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं और विवेक ज्यादातर समय रवीना के साथ ही बिताने लगता है और राधिका विवेक के बदले रवैये की वजह नहीं समझ पाती और वो अपनी सास हेमा से बोलती है, माँ जी, जब से शादी हुई है विवेक जी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। मुझे तो समझ नहीं आता कि उन्हें हो क्या गया है। अरे बहू, तू बेकार ही चिंता करती है, कोई बात होगी तो वो तुझे जरूर बताएगा। ये बोलकर उसकी सास उसे समझा देती है, लेकिन राधिका फिर भी उदास ही रहती है। उधर जब विवेक फ्रूट्स लेकर रवीना के पास जाता है तो देखता है कि वो झुककर पोछा लगा रही है और वो उसे उठाकर सोफे पर बैठा देता है और मन में बोलता है, इस हालत में मेरे ऑफिस जाने के बाद रवीना का घर में अकेला रहना सेफ नहीं है। लगता है अब माँ और राधिका को रवीना से मिलवाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो रवीना का सामान पैक करके उसे अपने घर ले जाता है
और अपनी माँ और राधिका को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में बोलती है, तुमने मुझसे ये बात छुपाई कि मेरी सौतन है, और तो और वो प्रेग्नेंट भी है। जब ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? विवेक, तुम इसे यहाँ नहीं रख सकते। इतना बोलकर वो रवीना का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगती है। तभी उसकी सास बोलती है, रुक जा बहू, ये कहीं नहीं जाएगी। माँ जी, मेरे साथ इतना सब होने के बाद भी आप ये कैसे कह सकती हैं? माना इन दोनों से गलती हुई है, लेकिन इसमें इसकी कोख में पल रहे बच्चे का क्या कसूर है? ये तो मेरे विवेक की ही औलाद है ना, और मैं इस हालात में इसे बाहर जाने को कैसे कह सकती हूँ? इतना कहकर वो रवीना को अपने साथ कमरे में ले जाती है और राधिका अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रह जाती है। जिसके बाद विवेक उसके पास आकर बोलता है, राधिका, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें ये बात पहले ना बताकर गलती की है, लेकिन मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरा गुस्सा तुम अपने आप पर या रवीना पर मत निकालो। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए, समझे तुम? जिसके बाद वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही दिन बीतते हैं। हेमा रवीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उसे कोई काम नहीं करने देती, हमेशा उसके आगे पीछे ही घूमती रहती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास बोलती है, बहू जरा पानी गर्म कर दे, रवीना इस हालत में ठंडे पानी से नहीं नहा सकती। रवीना रवीना रवीना, अरे बार बार अपनी सौतन का ही नाम सुनकर पागल हो चुकी हूँ मैं भी इस घर की बहू हूँ, ना कि अपनी प्रेग्नेंट सौतन की नौकरानी, समझी आप? दीदी आप शांत हो जाइए, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ तो तुझे तो खुशी होगी ही ना। और ये क्या दीदी बोल रही है तू मुझे? तू मेरी सौतन है, बहन नहीं, समझी? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। इतना कहकर वो उसे पीछे धकेल देती है। रवीना गिरने ही वाली होती है कि तभी विवेक आकर उसे संभाल लेता है और राधिका घबराते हुए बोलती है, तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? अरे मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसे संभाल लिया। इतनी भी क्या नफरत राधिका कि तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो? सॉरी विवेक, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस कर, अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तेरा बस चले तो तू इसे जान से ही मार डाले। ये सब सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगता है और उसे लगने लगता है कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए वो रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए घर से जाने लगती है। तभी रवीना उसके सामने आकर बोलती है, आप इस तरह यहाँ से नहीं जा सकती। देखो रवीना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखिए, ये मुझसे पहले आपका घर है, बस थोड़ा टाइम और। इस बच्चे के इस दुनिया में आते ही मैं खुद इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, ये वादा है मेरा आपसे। जिसके बाद राधिका भी उसके साथ प्यार से रहने लगती है। कुछ समय बाद जब रवीना की डिलीवरी होती है तो वो बिना किसी को बताए अपने बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है और साथ ही एक चिट्ठी छोड़ती है जिसमें उसने उसे ना ढूंढने और विवेक राधिका को अपनी जिंदगी में साथ आगे बढ़ने की बात लिखी होती है। निशा की प्रवीण के साथ शादी हो जाती है। सुहाग रात को वो अपने कमरे में घूंघट करके बैठी ही थी कि प्रवीण उसके पास आकर प्यार से उसका घूंघट हटा देता है। जिसके बाद वो बोलता है, निशा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जरा अपनी आंखें बंद करो। जी प्रवीण जी। निशा अपनी आंखें बंद कर लेती है और प्रवीण उसे प्यार से गुलाब देते हुए बोलता है, निशा, आई लव यू। आई होप कि आज से हमारी एक नई जिंदगी जो शुरू हो रही है वो एक खूबसूरत पल तक आगे बहुत प्यार से बरकरार रहे। जी ऐसे ही होगा। इतना बोलकर प्रवीण उसका मांग टीका झुमके उतारने के बाद उसके हाथों की बैंगल्स उतारने ही लगता है कि तभी निशा चिल्लाते हुए बोलती है, अरे आराम से उतारिए, बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी निशा, आराम से उतारता हूँ। प्रवीण आराम से उसकी कलाई पकड़कर उसकी चूड़ियाँ उतारता है लेकिन वो नहीं उतरती। प्रवीण जी आराम से उतारिए ना, उतर जाएंगी। देखना कहीं कोई चूड़ी मोल ना जाए, वरना अपशगुन हो जाएगा आज के दिन ही। ठीक है, आराम से करता हूँ। ये तो अब भी नहीं हो रही। मुझे लगता है अब एक ही चीज तुम्हारी चूड़ियाँ उतार सकती है। पर वो कैसे? वैसलीन। एक बार मेरे हाथ का कड़ा भी नहीं उतर रहा था, जैसे ही मैंने वैसलीन लगाई तुरंत कलाई पर से मेरा कड़ा उतर गया। तुम भी वही लगाओ। निशा उसकी बात सुनकर अपनी कलाई पर वैसलीन लगा लेती है
और उसके बाद उसकी चूड़ियाँ आराम से उतर जाती है, जिसके बाद वो गले लगकर प्रवीण को बोलती है, थैंक यू प्रवीण जी, आज वैसलीन और आपकी वजह से ये चूड़ियाँ मेरे हाथ से निकल गई, वरना मुझे तो लगा था कि मुझे ऐसे ही दर्द में कराहते हुए इन्हें निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हें कभी भी ऐसी दिक्कत आए, मेरा मतलब चूड़ियाँ पहननी हो या उतारनी हो, तो इसे ही लगाना, तुम्हारे दर्द नहीं होगा और मक्खन की तरह सब हो जाएगा। इतना बोलकर दोनों अपनी फर्स्ट नाइट को एंजॉय करते हैं और अगले दिन सुबह होती है। निशा रेडी होकर जल्दी से सबके उठने से पहले घर की साफ सफाई के सारे काम करती है और सुबह का नाश्ता रेडी करती है। तभी उसकी सास रूजा आकर बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो मेरे कहने से पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया। अच्छा, क्या क्या बनाया है? माँ जी, आज मैंने आलू और पनीर के पराठे, अदरक वाली चाय जैसी आपको पसंद है, और हाँ, मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाया है। अरे वाह बहू, तुझे कैसे पता कि मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ? माँ जी, उन्होंने मुझे कल रात सब कुछ बताया था, मेरा मतलब मैंने उनसे पूछ लिया था। सारी रात सुबह के खाने की तैयारी कर रही थी क्या? सारी रात मतलब तुम दोनों सोए ही नहीं? अरे माँ जी, सोए थे ना, बस थोड़ा सा लेट। अच्छा, समझ गई। देख तो कैसे लाल हो गई है पूरे टमाटर की तरह। जाकर प्रवीण को बुला ले नाश्ते के लिए। जी माँ जी। ये बोलकर निशा प्रवीण के पास जाती है और प्रवीण उसे गोद में उठाकर बोलता है, गुड मॉर्निंग जान, आज क्या बनाया है तुमने मेरे लिए? तुम्हारे फेवरेट पनीर के पराठे। अब जल्दी से चलो वरना ठंडे हो जाएंगे। आ रहा हूँ, पर तुम्हारी स्किन बहुत ड्राई हो रखी है, तुम वैसलीन लगाओ ना, उससे तुम्हारी ड्राइनेस चली जाएगी। अरे प्रवीण जी, उसके इतने फायदे हैं क्या? अरे बहुत फायदे हैं उसके, इतने कि तुम्हें पता भी नहीं है। सर्च करके देखना इंटरनेट पे। अब जल्दी से लगा लो और मेरे साथ नीचे चलो। अरे आप उतारोगे तभी तो चलूंगी, या ऐसे ही ले जाओगे माँ जी के पास? उतार रहा हूँ जान। ये बोलकर वो उसे उतार देता है। निशा वैसलीन लगा लेती है और फिर सब एक साथ मिलकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद दोनों उसके हाथ से बना खाना खाकर बोलते हैं, अरे वाह बहू, बहुत ही बढ़िया। क्या खाना बनाया है तूने, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा। ऐसा हलवा आज तक मैंने कभी खाया ही नहीं है। शुक्रिया माँ जी। हाँ निशा, वाकई में तुमने सारा नाश्ता बहुत लाजवाब बनाया है। ये ले बहू, तेरी शादी के बाद का पहला शगुन। ये मेरी तरफ से हमेशा संभाल कर रखियो। ये मेरी सास ने मुझे दिया था और अब मैं ये हार तुझे दे रही हूँ। जी शुक्रिया। अच्छा माँ, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। निशा, मेरा टिफिन दे दो। बस 2 मिनट रुकिए। निशा टिफिन लेकर आती है। तभी प्रवीण बोलता है, निशा, अगर ज्यादा ड्राई लगे तो वैसलीन को 2-3 बार लगाती रहना, ठीक है? मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। इतना बोलकर प्रवीण चला जाता है। निशा घर के सारे काम कर लेती है और कुछ देर सास के पास बैठकर उसके पैर दबाकर अपने कमरे में जाती है और बोलती है, बोर हो रही हूँ, घर का काम भी कर लिया, माँ जी से बातें भी कर ली, अपना काम भी कर लिया, क्या करूँ, खाली बैठी हूँ। हाँ, प्रवीण जी ने बताया था कि वैसलीन के बहुत सारे फायदे होते हैं, क्यों ना मैं YouTube पर ये सब चेक कर लूँ, मुझे भी पता चल जाएगा कि आखिर क्या क्या फायदे हैं। निशा फोन लेकर वैसलीन के बारे में सर्च करने लगती है और उसके फायदे को सुनकर बोलती है, अरे वाह, इसे तो मैं अपने मस्कारे की तरह आईलैशेस पे लगा सकती हूँ, हाइलाइटर की तरह यूज भी कर सकती हूँ, और मेकअप रिमूवर ना हो तो इससे मेकअप भी रिमूव कर सकती हूँ। और ये फटे होठों, एड़ियों और छोटी मोटी चोट के लिए भी काम करता है। अरे वाह, और इसे अगर एलोवेरा के साथ मिलाकर बालों में लगाया जाए तो ये हमारी 2 मुँहे बालों की समस्या भी खत्म कर देती है। अरे वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त है। चलो, सबसे पहले मैं इसे हाइलाइटर की तरह लगा के देखती हूँ। इतना बोलकर निशा मिरर के आगे बैठकर अपना मेकअप करती है और मस्कारे, लिपस्टिक, हाइलाइटर की जगह इसे यूज करके बोलती है, अरे वाह, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ मैं। मेरा फेस तो एकदम नेचुरल ग्लो कर रहा है। माँ जी को दिखा कर आती हूँ। निशा अपनी सास के कमरे में जा ही रही होती है कि तभी डोर बेल बजती है और निशा डोर ओपन करने चली जाती है और देखती है कि उसकी फ्रेंड प्रेरणा आई हुई है। प्रेरणा, तू अचानक यहाँ कैसे? अरे बस आ गई तुझे सरप्राइज देने। माफ कर दे यार, कल शादी में नहीं आ पाई। वो क्या है ना, मेरा लहंगा अटक कर फट गया, इसलिए नहीं आई। मेरा बहुत मन था, सॉरी कल के लिए। अरे पागल, कोई नहीं, देर से ही सही, लेकिन तू आई तो सही, वरना नहीं आती ना तो मैं तुझे गिरा गिरा के मारती। चल अब अंदर चल। आ गई।
वैसे तू बहुत अच्छी लग रही है। शादी के बाद लड़की की शक्ल पर क्या ग्लो आ गया है, मानना पड़ेगा। क्या कर दिया जीजू ने रात ही रात में, जरा मुझे भी तो बता। पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। अरे तेरे जीजू ने मुझे वैसलीन के बारे में बताया था, फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया तो अभी मैं उसी से रेडी होकर आई हूँ। ओहो, जीजू के कहने पर। सही है, लेकिन मुझे नहीं सूट करता और मैंने सुना भी है कि इसको लगाकर काले हो जाते हैं, तो शायद तुझे नहीं लगाना चाहिए, खामखा तेरी स्किन डल हो जाएगी। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। 4-5 घंटे हो गए हैं मुझे लगाए हुए, मेरी स्किन पर कोई चिपचिप नहीं हो रही, बल्कि मुझे मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग लग रही है। आई थिंक यू शुड ट्राई दिस यार। और वैसे भी ये एकदम नेचुरल है, इससे किसी की भी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। तुम मेरी बात मान करना, एक बार ट्राई जरूर करना। चल छोड़, बैठ, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। चल ठीक है। इतना बोलकर निशा कुछ ही देर में उसके लिए कॉफी और सैंडविच बना के लाती है, जिसे खाकर वो उसकी तारीफ करती है। प्रेरणा कॉफी का कप टेबल पर रखती है कि तभी वो गलती से गिरकर टूट जाता है और प्रेरणा उसे उठाती है तो उसकी उंगली कट जाती है, जिसे देखकर निशा बोलती है, अरे पागल, ये क्या किया तूने? बोला था ना मैं कर दूंगी, लेकिन तू है कि सुनती नहीं। अब 1 मिनट रुक, मैं भी आई। जल्दी आ। निशा कॉटन और वैसलीन लेकर आती है, जिसके बाद कॉटन से उसका ब्लड साफ करके वैसलीन लगाकर बोलती है, अरे इसे लगाने से तेरी उंगली काली नहीं होगी, बल्कि तेरी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। पागल, मैंने फेस की बोली थी। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि वैसलीन को कटी फटी एड़ी या हीलिंग के लिए यूज करते हैं। ओह थैंक गॉड, तुझे तो कितनी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। अरे यार सीरियस मत हो, मजाक कर रही थी। और इस तरह प्रेरणा अपने घर चली जाती है। वक्त बीतता है, निशा YouTube पर वैसलीन के हैक और उसके बारे में डालने लगती है, जिससे उसके चैनल पर बहुत व्यूज आते हैं। इसकी वजह से वैसलीन के काफी प्रोडक्ट्स बिकने लगते हैं और देखते ही देखते वैसलीन की कंपनी की तरफ से निशा को ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर आता है। वो ये खुशखबरी अपने पति और सास को देते हुए बोलती है, माँ जी, परवीन जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सोचिए इस खुशखबरी का क्या कारण हो सकता है। तू मुझे दादी बनाने वाली है ना? माँ जी ये नहीं, कुछ और इससे भी बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तुम्हें राशन की दुकान पर ऑफर मिला होगा किसी सामान पर। ओफो परवीन जी, आपको याद है जब आपने मुझे बताया था कि वैसलीन के कितने फायदे होते हैं, और फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया और मैं YouTube पर व्लॉग बना कर डाल रही थी, कुछ याद आया? हाँ, तो क्या हुआ? अरे परवीन जी, हुआ ये है कि मुझे वैसलीन कंपनी की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिला है। अब मैं वैसलीन की एडवर्टाइजमेंट करूंगी, मैं टीवी पर आऊंगी, पैसा ही पैसा होगा, बल्ले बल्ले। अरे वाह, इसका मतलब तू हीरोइन बन गई, अब तू टीवी पर आया करेगी। हाँ मम्मी सही है, मैं अपने ऑफिस में बताऊंगा सबको, मेरी भी वाहवाही होगी। कांग्रेचुलेशंस निशा। थैंक यू प्रवीण जी। और इस तरह अगले दिन वो वैसलीन के ब्रांड एम्बेसडर के लॉन्च पार्टी में जाती है, जहां उसे वैसलीन एम्बेसडर बनाया जाता है, जिसके बाद उसे काफी पैसे मिलते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।